नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीलीभीत में एक रैली कर रहे थे। उस दौरान जिस तरीके के हमले उन्होंने किए इंडिया गठबंधन पर, खास तौर से उसको लेकर के तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसको निशाने पर लेकर इंडिया गठबंधन की बखिया उधेड़ने में लगी हुई है। दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही जिससे ये भी समझ में आता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस वोट बैंक को टारगेट कर रही है। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे उस पर मुस्लिम लीग की छाप हो, मुस्लिम लीग का कोई वो पत्र पढ़ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। सीए का विरोध करने वाले दरअसल उन हिंदू शरणार्थियों की मुखालफत कर रहे हैं जिनको वास्तव में नागरिकता की जरूरत है। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि 84 के दंगों को देश भूला नहीं है और सिख समाज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हुआ है। यानी गैर मुस्लिम जितना भी वोट बैंक है उन सबको एक तरीके से साधने की कोशिश की गई और जो वोट बैंक का जो टारगेट है वो भी स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वोट बैंक को टारगेट कर रही है और इंडिया गठबंधन जो तमाम रास्ते पीडीए के जरिए बनाने की कोशिश कर रही है, दरअसल उन सबको, उन तमाम मंसूबों को ध्वस्त करने की एक कोशिश नजर आती है जिसमें हिंदुत्व के छतरी के नीचे तमाम जातियां एक साथ समाहित हों। और खास तौर से चूंकि पीलीभीत और उसके आसपास का इलाका जहां पर सिख समुदाय बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है, एक तरीके से उनको भी बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश की गई। इसलिए 84 के दंगों का जिक्र भी पीलीभीत की धरती से किया गया। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रण है, या यूं कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रुहेलखंड का जो इलाका आता है, इसमें जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की कवायद हो रही है, उसको देखकर बिल्कुल साफ नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पर ही तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी हिंदू मतों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ भी बोला उसके मायने समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझते हैं कि आखिर इसका आम मतदाताओं पर किस तरीके का असर पड़ने वाला है। तो इस चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राघवेंद्र जी शिरकत कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत स्वागत है। जितेंद्र वर्मा जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। प्रेम नारायण सिंह पाल जी वो भी चर्चा में शिरकत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। सबसे पहले राघवेंद्र जी के पास चलते। राघवेंद्र जी, प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को आपने जरूर सुना होगा। जिस तरीके का जिक्र उन्होंने किया अपने भाषण में, चाहे वो 84 के दंगों की बात की हो, चाहे सीए की बात की हो, चाहे कांग्रेस के संकल्प पत्र को तुष्टीकरण की राजनीति वाला बताया हो, ये कहा हो कि मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। इस तरीके का जो भाषण हुआ, क्या समझ में आता है कि खास तौर से हिंदू मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, उनको अपने पाले में खींचने के लिए एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन अभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर ही आमादा है। नहीं मानस जी, बिल्कुल सत्य बात है ये, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे याद है राहुल गांधी ने पिछली यात्रा में अपने आप को एक पत्रकार वार्ता में कहा था। एक पत्रकार ने पूछा था मुस्लिम लीग को आप क्या समझते हो, उन्होंने कहा संप्रदाय वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। वो इस प्रकार के बयान दिए थे। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब मुस्लिम नौजवानों से मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था आप लोग अवैध हथियार रखिए। अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए हलफनामा दिया था, कहा था इन आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, इनको छोड़ने से हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। भला हो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिनको फटकार लगा के वापस भेजा था। इसी प्रकार से कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी समय समय पर इस प्रकार का काम करती रही है। मुझे याद है देश के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। देश की जनता भूलती नहीं है, बिल्कुल वास्तविकता है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करती है। हम लोग जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे को लेकर के काम करते हैं। हम लोगों के कितनी भी योजनाएं हैं, आप घोषणा पत्र आएगा या पिछले घोषणा पत्र देख लीजिए, उसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम शब्द नहीं होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझे याद है घोषणा पत्र में लिखा था
अगर हमारी सरकार बनती है तो हर थाने में 8 सिपाही मुस्लिम तैनात होंगे। हम लोग जो है अंत्योदय विषय को लेकर मानस जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करने का कोई काम नहीं किया। जिसको आवश्यकता थी उनको खुले मन से दिया। अनुपातिक दृष्टि से मुसलमानों को ज्यादा आवास मिले। हम लोगों ने बिना पैसे के शौचालय देने का काम किया, राशन देने का काम किया, वैक्सीनेशन करने का काम किया, 5 लाख तक का बीमा किया। एक लंबी सूची है जो हम लोगों ने अंत्योदय अर्थात समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों के लिए काम किया हुआ है। ये लोग अपने डिबेट में या अन्य चर्चाओं में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते हैं। अब रही इंडी गठबंधन की बात, अब इंडी गठबंधन है कहाँ? वायनाड में कांग्रेस के खिलाफ सीपीआई लड़ रही है, इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस लड़ रही है, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा इंडिया गठबंधन है, हम लोग ईमानदारी से मानस जी काम कर रहे हैं और हम लोग खुले मन से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, हम लोग बराबर की साझेदारी रखते हैं। हम लोगों के लिए ये नहीं होता है, ये लोग तो लोकसभा चुनाव में इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे गठबंधन है भी और नहीं भी है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता बेवकूफ नहीं है, वो भली प्रकार से जानती है। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार रह चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता को इनको जवाब देना होगा। 2012 तक ये लोग एमवाई समीकरण के आधार पर मानस जी राजनीति करते रहे, मुस्लिम यादव गाना गाते रहे। उसके बाद अचानक मुस्लिम यादव जब फेल हो गया, पीडीए लेकर के चले आए। कमाल की बात है, पीडीए अखिलेश यादव उसमें भी कंफ्यूज है, कभी एक और संख्यक बताते हैं, कभी एक और खड़ा बताते हैं। अरे मान्यवर 4 बार काट की हाड़ी चढ़ चुकी है उत्तर प्रदेश में। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तीनों राजनीतिक दल दयनीय स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही है। आज की तारीख में हमारे पास 5.5 दर्जन सांसद हैं, 42 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी है जिसमें 60% वोट पिछले चुनाव में हमको लोकसभा चुनाव में हमें मिले हुए थे। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मानस जी हम लोगों के जो है लोकसभा संयोजक बन चुके हैं, लोकसभा प्रभारी बन चुके हैं। पिछले 6 महीने में हम लोग जमीन के आधार धरातल पे काम कर रहे हैं। हमारे बड़े पैमाने पर जिला अध्यक्षों का फेरबदल भी किया गया है, मंडल अध्यक्षों को बदला गया है, वार्ड अध्यक्ष तक में हम लोगों ने काम किया है। आज की तारीख में जितनी लोकसभा सीटें हैं मानस जी, उसमें नित्यपूरी बैठकें हो रही है। हमारा जो है लगभग उत्तर प्रदेश में हर सीट पे हमें प्रत्याशी मिल चुका है, जहां प्रत्याशी नहीं मिला है वहां संगठन अपना काम कर रहा है। हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। हमारे मित्र हंस रहे हैं, भाई कितनी सांसद है आपके उत्तर प्रदेश में? 3 लोकसभा सीटें हैं, अब गाना गा रहे हैं, आजमगढ़ रामपुर हारे बैठे हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए। अखिलेश यादव से कह दीजिए 2012 से लेकर के आज तक क्या किया है। 12 में माननीय मुलायम सिंह यादव ने उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। चलिए अपने जो क्रेडिट थी वो उनको दे दी, उसके बाद से लेकर आज तक क्या उनकी उपलब्धि है। 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, 2017 का विधानसभा हारे, उसका 19 का चुनाव हारे लोकसभा, उसका 22 का विधानसभा हारे, आजमगढ़ रामपुर हारे, नगर निकाय हारे, जिला पंचायत हारे, जो चुनाव हारे सब हारे और यहाँ बैठ के हंस रहे हैं, बेशर्मी की हंसी हंस रहे हैं। अरे मान्यवर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में न समाजवादी पार्टी कहीं दिखाई पड़ रही है, न बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई पड़ रही है, न कांग्रेस कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की जिम्मेदारी सौंपे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में रैलियां करते हैं लगभग रोज। अब ये लोग है कहाँ अखिलेश यादव? अरे उत्तर प्रदेश में तो कुछ काम करके दिखाइए। हार जीत तो लगी रही है, लगी रहती है जीते दिन जी, लेकिन कम से कम पार्टी को दिखाई पड़ना चाहिए। आपके पास टुटू एक नेता है, वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोग चैनलों में बैठ के बेशर्मी की हंसी हंसते हैं। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। आप लोगों ने चुनाव लड़ने से पहले हथियार डाल दिए हैं, वास्तविकता ये है। आप लोग सिर्फ अरे जीतू भाई कर रहे हैं आज की तारीख में। चलिए जीतू जी, चलिए मानस जी, मैंने कहा आप मत हंसिए, क्योंकि बेशर्मी का ठेका सिर्फ भाजपाइयों ने ले रखा है, इसलिए हम और आप बेशर्मी नहीं कर सकते। ये हमारे राघवेंद्र जी बार बार जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, इस देश में बेशर्मी का ठेका सिर्फ भाजपाइयों के पास है, क्योंकि जो भी बेशर्मी के कार्य हैं धूर्त ताकि और मक्कारी को यही कर सकते हैं, है ना। तो जी मानस जी, जितेंद्र वर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए हमारे भाजपा के भाई साहब के चेहरे पर हार की हताशा झलक रही है और प्रधानमंत्री जी की भाषा में, प्रधानमंत्री जी की भाषा में हार की हताशा झलक रही है। प्रधानमंत्री जी
विपक्ष पर जातिगत राजनीति और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। तमाम मंचों पर स्वयं की कलम से नियुक्त पिछड़े कहते हैं मैं पिछड़ों का बेटा। कई जगह जाते हैं तो अपने को पठान का बेटा बता देते हैं। बताइए पठान के बेटे कैसे हो सकते हैं? सोचिए, पिछड़ों को बताते बताते कभी हिंदू बताने लगते हैं तो कभी कहने लगते हैं कि हम पठान के बेटे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चिंदी गठबंधन है, जिसको एनडीए कहते हैं, चिंदी गठबंधन, वो बुरी तरह से देश में चुनाव हारकर सत्ता से बाहर होने जा रहा है। हाँ, इन्हें घमंड जरूर है, घमंड कभी किसी और को भी रहा है। इंडिया भी था, लेकिन जनता है। लेकिन कांग्रेस ने बहुत लंबे वक्त तक देश में अच्छा शासन चलाया। उन्होंने जो बनाया और विपक्ष की सरकारों ने जो बनाया वो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मिटाया है। प्रधानमंत्री जी 84 के दंगे की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी गुजरात दंगे की बात नहीं करते, जिसमें इनकी सरकार में इन्हीं के स्वयं के निर्देशन में पूरा दंगा फैलाया गया और लोगों की जानें ली गई, हिंदू मुसलमान दोनों की जानें गई हैं। दरअसल असल मुद्दा क्या है? प्रधानमंत्री जी की जो चिंदी गठबंधन है, एनडीए की जो सरकार है, जब हर मोर्चे पर विफल हो गई है, किसान 10 साल में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आत्महत्या कर लिया, जब देश में 45 से 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी की तरफ देश बढ़ गया, जब 100 दिन में महंगाई कम करने का नारा दिया गया था वो पूरा ना हो सका, गैस, डीजल, पेट्रोल सबके दाम बढ़ते चले गए। कांग्रेस की सरकार थी तब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर $120 प्रति बैरल था कच्चा तेल, तब 60-61 में डीजल पेट्रोल बिकता था। तब ये स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर सर पे लेके घूमती थी और लोग दफ्तियां लेकर प्रदर्शन करते थे। आज अंतरराष्ट्रीय $70 प्रति बैरल है, तो आप डीजल पेट्रोल के रेट देख लीजिए। जनता खुली आंखों से देख रही है। मोदी जी मंचों से चिल्लाते थे कि 2 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, 20 करोड़ हो जाने चाहिए इसे 10 साल में। प्रदेश का नौजवान, देश का नौजवान दर दर भटक रहा है नौकरी और रोजगार के लिए, लेकिन कहीं उनको नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ भर्ती इनके आईटी सेल में जरूर हो गई है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और बीजेपी का प्रचार करने के लिए। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में चिल्ला के कहते हैं, आज भी कह रहे हैं मानक जी, आज भी कह रहे हैं, मैं किसी भ्रष्टाचारी को भाइयों बहनों छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अजीत पवार को सरकार बनाने के लिए 70,000 करोड़ के आरोपी पूरे देश में चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, उनको अपनी महायुद्ध की सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया। छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, शुभेंदु अधिकारी, पेमा खांडू, रमन सिंह, शिवराज सिंह, ये सब दुनिया के सबसे बड़े करप्ट लोग हैं। हेमंत विश्व शर्मा, बीएस येदियुरप्पा माइनिंग उसके घोटाले के आरोपी। लेकिन ये सब साफ है। बताइए, चौहान कांग्रेस के, मोदी जी पूरे महाराष्ट्र में चिल्ला चिल्ला कर चौहान कितना बड़ा घोटालेबाज है, कांग्रेस में है। जैसे ही ज्वाइन किया राज्यसभा सांसद नवीन जिंदल हरियाणा के, जैसे ही भाजपा ज्वाइन किया तुरंत सांसद का टिकट। देश में जितने करप्ट लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। आज मानक जी इनकी पोल, आज मानक जी इनकी पोल पूरे दुनिया ने, पूरे देश के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। 6 कंपनियां मानक जी ऐसी हैं जिनसे 600 करोड़ रुपया चंदा इन्होंने लिया, लेकिन उन 6 कंपनियों का मुनाफा 200 करोड़ रुपया। बताइए, जिन कंपनियों का मुनाफा 200 करोड़ हो और वो 600 करोड़ चंदा कैसे देंगी? जो कंपनियां 144 करोड़, 77 हजार करोड़, 16 हजार करोड़ के घाटे में थी, उन कंपनियों ने इनको 5-5 हजार करोड़ चंदा दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत पूरे देश के सामने खुल गई है। कोई विकास के नाम पर इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। जितेंद्र जी, प्रेम नारायण पाल जी के पास चलते हैं। आज प्रेम नारायण जी के पास चलते हैं। आज चूंकि प्रधानमंत्री का सीधा हमला कांग्रेस पार्टी की तरफ था, जो घोषणा पत्र आपने दिया प्रधानमंत्री का, मुस्लिम लीग का पत्र जैसे नजर आता है। 84 के दंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण, सीए का विरोध, ये तमाम बातें उन्होंने जिक्र किया। प्रेम नारायण, देखिए मानस जी, पहली चीज बताएं आपको हम, जिसका पैसा लाशों का हो, जो लाशों का सौदागर हो,
वो अच्छी बातें कभी कर नहीं सकता, समझ गए। जिसकी पृष्ठभूमि गोधरा जैसा हत्याकांड हो, वो कुछ अच्छा कर नहीं सकता। अब इनको मुस्लिम लीग क्यों दिख रहा है? अरे मेरे भाई, गुजरात ये देश जिस समय आजादी, जी मानस जी, समस्या ये है कि जब आप गुजरात की बात करते हैं, आप गोधरा को छोड़ देते हैं आप, इसीलिए बीजेपी हमलावर होती है आपके ऊपर। नहीं, अब मैं पूरी बात कर रहा हूं। हमलावर क्या होंगे? देखिए, चिल्लाने वाला आदमी जिसका काम चिल्लाने का हो, क्या करेगा वो? आज ये राहुल जी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल क्यों कर रहे हैं? इन्होंने भोंपू बजाया अपना सायरन। भाइयों और बहनों, अच्छे दिन आएंगे। नोटबंदी कर दी, हम भ्रष्टाचार का पैसा निकालेंगे। माताओं बहनों के जेब से चवन्नी निकाल कर ये चिंदी चोर ले गए कि प्रत्येक गरीब महिला, उनको हम साल में 1 लाख रुपए देंगे। अब ये इनसे हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर की महिला को न्याय ना दे पाया हो, जो महिला अपनी अर्धांगिनी के साथ न्याय ना कर पाया हो, वो क्या देश की महिलाओं के साथ सम्मान करेगा? कैसे न्याय दिलाएगा? उनको ये अटक गया कि कैसे राहुल गांधी जी ऐसे कर सकते हैं? देश की प्रत्येक महिला को, ये गरीब महिला को, मानस जी पूरी बात कर लेने दीजिए। निजी जीवन पर किसी के हमले मत करिए, ये बहस है, ये राजनीतिक बहस रहने दीजिए। कोई अपने निजी जीवन में क्या करता है, कैसे रहता है, ये हमारा विषय भी नहीं है और ना ये बहस का मुद्दा। चलिए मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं, वही आ रहा हूं। चलिए मैं आपकी बात को ध्यान करता हूं, आपकी बात पर गौर करता हूं। दूसरा क्या हुआ कि नौजवानों को कहा गया हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां लेके आएंगे, अब हमको नौकरियां मिलेंगी। पता चला उनसे कहा गया कि भैया मेरे पकौड़े बेचना भी रोजगार है, पानी पूरी बेचना भी रोजगार है। राहुल जी ने जब स्थिति को समझा, राहुल जी बोले क्या पता भैया यशस्वी प्रधानमंत्री है, अगली बार कहने लगे कि भैया भीख मांगना भी रोजगार, इसमें तो लागत भी नहीं लगती, कहीं भी बैठ जाओ आप। तो राहुल गांधी जी ने कहा हम इस देश के शिक्षित बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का स्टाइपेंड देंगे। अब ये चीज भी इनको भटक गई। क्यों भटक गई? क्योंकि ये तो वो लोग है ना, किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसानों को रौंद कर मारने वालों को, किसानों की हत्या करने वालों को टिकट देकर के सदन पहुंचाते हैं। उनके पीछे कोई बोल नहीं सकते। बहन बेटियों की बात करते हैं, भैया पूरे देश की स्थिति देखी हुई है मानस जी। बड़ी जोर शोर से राघवेंद्र जी बड़ी मजबूत बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। जब इनसे बात करोगे ये 370 की बातें करेंगे, आपने ये नहीं किया, आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने जीतू भाई को इसलिए टोका था कि आप मत हंसिए, क्योंकि बेशर्मी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कहना है। अरुणाचल प्रदेश के लिए चीन ने ललकार करके कहा कि आप उसको भारत के नक्शे में नहीं दिखा सकते। इनके मुंह से ची नहीं निकला, चीन का चू नहीं निकला, चा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? ये अपने आप को 56 इंची बताते हैं और इन्होंने एक सीधा प्रदेश निपटा दिया। हो सकता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह वहां उसका भी कमीशन पा गए हो। तो अब स्थिति यह है, देश की जनता को यथार्थ से रूबरू होने के लिए उनको राहत चाहिए। देश की जनता को भाइयों बहनों कहने से 1100 का सिलेंडर 400 का लीक की बात है। पहला सवाल, मेरा खुला सवाल है, इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मानस जी, क्या आजादी की लड़ाई में क्या मुसलमानों का योगदान नहीं रहा? क्या देश की सेनाओं में मुसलमान नहीं है? क्या उद्योग धंधों में मुसलमान नहीं है? क्या अन्य व्यापार क्षेत्रों में मुसलमान नहीं है? क्या देश को मुसलमान टैक्स नहीं देता है? क्या मुसलमान अपने प्रतिभाग कहां नहीं करता है? इतनी घृणित मानसिकता के लोग हैं, इनको जब कोई विकास की बात करनी नहीं आती तो इनका काम है भाई आपस में लड़ा दो। कारण यह है, आप एक चीज देखिए मानस जी, इनका हाफ पैंट, जिस समय देश में कल्चर चल रहा था, भारतीय संस्कृति थी, हमारे लोग धोती कुर्ता पहनना पसंद करते थे और संघ वाले लोग हाफ पैंट शर्ट क्यों पहनते थे? क्योंकि ये हिटलर से प्रेरित लोग हैं। तो ये उस मानसिकता के लोग, तो अब ये कहां जाएंगे? जब उस मानसिकता को लेकर के आए तो
मुद्दे पे रहते हैं, तो मुद्दे पे पहले भी रहते हैं आज बांटना और राज करना। आप ये बताइए ना, मुद्दों पे बात कर रहा हूं मानस जी। तो अगर राहुल जी, ये हमारा गठबंधन, हमारा मैनिफेस्टो, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसको जोड़ के बता रहा हूँ मानस जी। अगर हम किसानों की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग की बात हो गई, अगर हम नौजवानों की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग की बात हो गई, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग की बात हो गई, हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग की बात हो गई, हम किसानों की एमएसपी की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग की बात हो गई। अरे भैया, तुम कौन सी बात कर रहे हो? किसको कहां से बता रहे हो आप? एक बात करो, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं अन्नदाता को कौन सा न्याय दिया आपने? यूरिया चोरी करके खा गए, एमएसपी दे नहीं रहे हो, किसानों को कौन सी आय दोगुनी कर रहे हो, जब चारों तरफ से बेनकाब हो गए हैं आप। नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण सुना विजय उपाध्याय जी, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है उस भाषण का, और क्या लगता है कि जो जिस तरीके का टारगेट किया उन्होंने खासतौर से कांग्रेस के घोषणा पत्र पे, उसको किस नजर से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, चुनाव चल रहा है और हम मीडिया का होने के नाते हम किसी नजर से नहीं देखते हैं। जनता दिखाएगी 4 तारीख को, जब काउंटिंग हो जाएगी। हम लोग पक्ष विपक्ष दोनों को देख रहे हैं। हालांकि अभी जो इंडिया गठबंधन है, इनकी अभी रैलियां शुरू नहीं हुई हैं। शायद अब नवरात्र भी शुरू हो गई है, शायद अब शुरू हो। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अभी तो हमें लग रहा है कि विपक्ष बहुत मजबूती, जैसा हमारे दोनों प्रवक्ता बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, जो मुद्दे ये गिना रहे हैं, जनता में निश्चित तौर पे उसका असर होगा। लेकिन हम लोग तो अभी और भी बहुत सी चीज देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या चीजें कब होंगी। और प्रधानमंत्री तो तीसरी रैली कर चुके उत्तर प्रदेश में, अमित शाह आ चुके, नड्डा आ चुके। एक तरफ से बैटिंग और बॉलिंग दोनों हो रही है, और दूसरी तरफ से अभी जो इंडिया गठबंधन है, ये अभी अपनी टीम में स्टार कैंपेनर घोषित करने के बाद टीम को सजो रही है कि कौन कैंडिडेट होगा और कौन भाषण देगा। तो जब तक चीजें आएंगी नहीं, तब तक हम लोग क्या कहें अब। लेकिन मोटे तौर पे ये है कि अटैक तो कर रहे हैं, और बहुत जबरदस्त कांग्रेस ने अपना न्याय घोषणा पत्र दिया है। और ये बताया अविनाश पांडे ने पिछले दिनों, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि ये जनता के द्वारा तय किया गया हमारा घोषणा पत्र है, सारे बिंदु जनता से आए। तो जाहिर है कि जनता ने अगर बताया है तो बहुत ही जबरदस्त जन समर्थन की उम्मीद विपक्ष को होगी। हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं कि आगे चीजें किस तरह से बढ़ती हैं। जी, जब जो 84 के दंगों का जिक्र किया आज पीलीभीत की धरती से, उसका क्या सियासी इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, वहां सिख काफी तादाद में है पीलीभीत में, और वो परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे। और अगर आपको याद हो, जब पंजाब में आतंकवाद था तो उसका काफी इम्पैक्ट हमारे तराई इलाकों पे भी पड़ा था। यहाँ भी घटनाएं हुई थी, लोग आके यहाँ और तलाशते थे, वो अलग इशू है। लेकिन पीलीभीत में काफी बड़ी तादाद में सिख समुदाय है, तो शायद इसलिए उन्होंने एक पॉलिटिकल काउंटर करते हुए और बीजेपी के साथ समर्थन बरकरार रखने के लिए उन्होंने जिक्र किया होगा, मुझे लगता है। अच्छा, चलिए एक बार फिर से अवधेश जी के पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी आते हैं आपके पास जितेंद्र जी। जी। अवधेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज अपना संबोधन दिया, और उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बार बार, क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है, जनता में कोई इतना बेहतर कोई काम नहीं हुआ जिससे लोग वोट करें, इसलिए आप बार बार अलग अलग जगहों पर जा करके खास तौर से 3-4 बातों का जिक्र करते हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, देश की सुरक्षा का मुद्दा, उसके बाद तुष्टीकरण जैसे शब्द, सीए को लेकर के, अयोध्या मंदिर को लेकर कुछ चीजें सेट पैटर्न पे ही भाषण होते हैं, वो सभी के उसमें नजर आता है, भाजपा के जो भी बड़े स्टार प्रचारक, बड़े नेता हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कहता है कि जो असल मुद्दे दरअसल उनको गायब कर दिया जाता है। देश की बेरोजगारी पर बात नहीं होती है, देश की आर्थिक विकास पर बात नहीं होती है, देश में गरीबी बढ़ रही है इस पर बात नहीं होती है, अमीर और बीच की जो खाई है, जो असमानता है, उस पर बात नहीं होती है। नहीं मानस जी, ये बात सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखिए 10 वर्षों का कार्यकाल और कांग्रेस का 10 वर्षों का कार्यकाल, 2004 से लेकर 2014 और 2014 से लेकर आज तक, मैं 2 की तुलना करना चाहता हूं।
हमारा देश की आर्थिक स्थिति जो थी वो 11वें पायदान पे थी 2004 से लेकर 2014 तक। हम लोगों ने उनको अपने देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। आर्थिक स्थिति में हम लोगों ने जो गरीब वर्ग जो है उसको हम लोगों ने देश में लगभग 30 करोड़ की आबादी ऐसी है जिसको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। हम लोगों ने बहुत काम किया। आज की तारीख में 37 किलोमीटर रोज एक्सप्रेस वे बन रही है। हम लोगों ने इस प्रकार से बहुत काम करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया। मानस जी, उत्तर प्रदेश में हम चर्चा करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की जो सरकार 2017 में थी, मात्र 90,000 सरकारी नौकरी देने का इन लोगों ने काम किया। ये सीएमआई के आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 5.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। हम लोगों ने ओडीओपी के माध्यम से 50,000 करोड़ का ऋण देने का काम किया, जिसमें रोजगार दे ओडीओपी के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को 50,000 करोड़ का ऋण दिया हुआ है, जिसमें गरीबी की रेखा किसी समय 17.5% हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। आज की तारीख में 3.5% है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर। ये हम लोगों ने काम करने का काम किया है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। 12 एक्सप्रेस वे वाला राज्य है मानस जी। किसी समय आधा अधूरा एक्सप्रेस वे बनाया था समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो भी घपले घोटाले के भेंट चढ़ गया था। उसमें भी 1 वर्ष के अंदर 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। कमाल की बात है, सर्किल रेट 500 साल में 5-7 साल में कभी 1 बार बढ़ाए जाते हैं तो बढ़ाए जाते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार ने 1 वर्ष के अंदर 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए थे। कमाल का इनका शासन रहा है। हम लोगों ने 10 महानगरों में मेट्रो चलवाने का काम किया। आज की तारीख में 5 से ज्यादा महानगरों में मेट्रो चल चुके हैं और 10 महानगरों में हम लोगों की योजना है। समाजवादी पार्टी की ने लखनऊ में आधा अधूरा मेट्रो उन लोगों ने भी चलाया था। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर आवास उपलब्ध कराए, हम लोगों ने शौचालय उपलब्ध कराए, निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन देने का काम किया। हम लोगों ने वाटर वे बनाया, वाराणसी हल्दिया में प्रारंभ भी हो चुका है। फिल्म सिटी बनाई, डिफेंस कॉरिडोर, लेदर पार्क। कहने का मतलब है हम लोगों ने एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, 2017 तक उत्तर प्रदेश में केंद्रीय योजना में उत्तर प्रदेश एक में भी अव्वल नहीं था मानस जी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में लगभग सभी योजनाओं में, एक आध छोड़ कर सकते हैं, अपवाद हो सकता है, सभी योजनाओं में केंद्र की उत्तर प्रदेश देश में अव्वल नंबर पर है। ये नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। हर क्षेत्र में काम हुआ है। सुशासन के बारे में बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से गुंडागर्दी का राज कायम था समाजवादी पार्टी की सरकार में, जनता त्राहिमाम करती थी मानस जी। हर तीसरे दिन दंगा हुआ करता था। जिस प्रकार से अराजकता का राज उत्तर प्रदेश से कायम था, माफिया राज तक कायम था पूरे उत्तर प्रदेश में। नकल माफिया, मोरंग माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, एक तरफ से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और उत्तर प्रदेश में खुला गुंडागर्दी का दंगा नाच किया करते थे। हमारी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आई और खाल खींच के भूसा भर दिया। एक दंगा जरूर लखनऊ में हुआ था, उसकी सबकी जो गुंडे लोग थे उनकी फोटो चस्पा की गई, उनसे जो वसूली की गई। उसके बाद से लेकर उत्तर प्रदेश में आज तक एक भी कोई दंगा नहीं हुआ मानस जी। हम लोगों ने राजनीति में ईमानदारी से काम किया है और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित राज्य है। समाजवादी पार्टी की तुलना उत्तर प्रदेश की जनता ने भली प्रकार से देखा हुआ मानस जी। समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों में देखा हुआ था जिस प्रकार से गुंडा राज कायम हुआ था। इन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया था। बड़े बड़े अपराधियों को लोकसभा और विधानसभा पहुंचाने का काम किया था। वही इसीलिए तो समाजवादी पार्टी की दिन भुगत रही है। अगर ईमानदारी से काम किया होता, जनता मतों के आधार पर वोट करती है। जनता जो है वोट करती है लोकप्रियता के आधार पर। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विश्वसनीय राजनीतिक दल है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनीतिक दल है। ये लोग बेवजह घेरने का काम करते हैं। इनके नेता ना दिखाई पड़ते हैं, ना देश दिखाई पड़ती है, ना पार्टी दिखाई पड़ रही है। गाना चैनलों में बैठ के गाना गाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बेवजह घेरने का काम करते रहते। अरे मानवर राजनीति को है, ये भी तो देख लीजिए। चलते जितेंद्र जी के पास देखिए, लगातार 4 चुनाव जीतने के बाद 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव लगातार उत्तर प्रदेश में जो स्थिति रही है, भाई कुछ तो लोकप्रियता है ना भारतीय जनता पार्टी की, तभी तो बार बार चुनाव जीत के आ रही है और बार बार आप यही मुद्दे उठाते, बार बार जनता आपको निकाल के बाहर कर देती है। ये 5 मिनट बोले हैं, इतना ही समय मैं लूंगा। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता रही है और 4 बार सत्ता
के बाद 2022 में समाजवादी पार्टी को 3,42,00,000 वोट मिला, 37.5% वोट मिला। समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। रही बात जॉब की, तो समाजवादी पार्टी की सरकार का डाटा उठा कर देख ले, 2017 में 5,43,000 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरी दिया गया और उद्योग धंधे लगाकर 42 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। ये समाजवादी पार्टी का जॉब और नौकरी को लेकर डाटा है। अरे अगर भाई साहब, किसके झूठ मत बोला करिए भाई अरे यार, चैनल में। बदतमीज आदमी हो, तुम बोलते हो। अरे बदतमीज, झूठ चुप हो बोल जा, चुप रहो, बीच में बदतमीज नहीं ना। किसके बोलता है अपना जनता को जनता को टेररिस्ट हो गया, झूठ बोलते हैं। आतंकवादी हो गया तुम। अरे तभी तो आप लोग यहाँ पर ये दिन भुगत रहे हैं ना, कि नींद बता झूठ बोलते हैं चैनल में बैठ के। 5.5 लाख सरकारी नौकरी थी, कुछ भी बोल रहे हैं। आतंकवादियों को पाकिस्तान में घर छोड़ के आए हो, किसके टेररिस्ट मानसिकता के लोग, ये पगला को सत्ता से बाहर होने वाला है, सत्ता से बाहर होने जा रहे हो, पगला गए हो क्या तुम? चुप रहो ना। अरे सुनो मेरी बात, भाई आज की तारीख में कुछ भी खराब हो गया क्या? सांसद है, ये भी तो बता दीजिए। सत्ता से बाहर जाने वाले तो जितने कमीजी भी हो आपके गए। नेता कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? अरे पाकिस्तानियों को कौन छोड़ने गया था? आतंकवादियों को पाकिस्तान उनके घर कौन छोड़ने गया था? भारतीय जनता पार्टी के लोग पाकिस्तान उनके घर आतंकवादियों को छोड़ने गए थे। अब हमें बोलने दीजिए, नहीं आपको बोलने ही नहीं देंगे पूरी डिबेट में। अरे अपनी उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके मुंह बंद कर रखा है। चैनलों में थोड़ा बहुत इनकी सरकार में महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। एनसीआरबी का डाटा है, समाजवादी पार्टी का डाटा नहीं है। एक दिन में 8 पुलिस वालों की हत्या, पूरे इतिहास में 8 पुलिस वालों की हत्या उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई, इनकी सरकार में हुई। पूरे 7 साल में कम से कम 60 पुलिस वालों की हत्या, कम से कम 60 से ज्यादा पत्रकारों की हत्या, 60 से ज्यादा वकीलों की हत्या, महिला बलात्कार हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। अमित शाह जी कहते हैं दूरबीन, और दिन में महिला की चैन टूट ली जाती है। दिन में पति के सामने महिला का बलात्कार कर दिया जाता है। हाथरस में कैसे पुलिस दलित समाज की बेटी को छीन के जला देती है, उसकी लाश को कैसे विधायक हत्या करता है लड़की के पिता की, और फिर लड़की की भी हत्या करवा देता है। लेकिन अब जेल में है, जेल में तो जाएगा ही जब कानून तोड़ेगा। ये लोग अपराधियों को पाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पर कितने मुकदमे हैं कौन नहीं जानता। मुख्यमंत्री जी ने कितने मुकदमे अपने वापस लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी हवा खराब हो गई है। इनकी शुरुआत हार की वहीं से शुरू होने जा रही है। वहां पर राजपूत समाज के लोगों ने पंचायत करके ऐलान कर दिया है, त्यागी समाज पहले से नाराज बैठा है। किस विकास की अभी बात कर रहे थे? लोक भवन जिसमें मुख्यमंत्री जी बैठे, सपा सरकार की देन है। पुलिस मुख्यालय भवन लखनऊ में बना, समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। 7 साल में केवल 1 मेट्रो चली, समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 1 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, उसमें कल भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ, इसके पहले भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए। इनने नाम अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया, लेकिन लोग उसको आज भी काना बुलाते हैं। कौन सा काम किया? 10-90 हमारा, 100 नंबर हमारा। जितने भी विकास काम, लखनऊ में बस अड्डा बना, राष्ट्रीय बस अड्डा, वो भी समाजवादी पार्टी सरकार का। गोमती रिवर फ्रंट, एशिया का सबसे बड़ा पार्क, हर जिले में ट्रॉमा सेंटर, क्या काम किया? हर जिले में किसान बाजार, हर जिले में कृषि महाविद्यालय, हर जिले में जीजीआई इंटर कॉलेज, क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी ने? 18 लाख लोगों को हमने लैपटॉप दिया। ये गिने चुने 100, 200, 500 बच्चों को जो टॉप आते हैं उनको लैपटॉप देके लॉलीपॉप दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। किस तरह किसानों के साथ आप अन्याय कर रहे हो? पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो। 6900 बच्चे पिछड़े वर्ग के अभी भी लखनऊ में भूख हड़ताल पे बैठे, क्रमवार वो लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। राष्ट्रीय आयोग भी बना, उसने अपनी रिपोर्ट भी दी कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। दलितों का आरक्षण इन्हों छीना, पिछड़ों का आरक्षण इनने छीना। जितनी नौकरी आती है उसमें सब में कहीं पिछड़ों के लिए 4 नौकरी, कहीं दलितों के लिए 2 नौकरी। और इन लोगों से हर आदमी नाराज है, पूरी जनता नाराज है। क्या स्थिति है जी? नारायण पाल जी, अच्छा प्रधानमंत्री की तीसरी रैली हो गई, तमाम लोग आ गए। अभी तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जवाब तो जनता के बीच जाके देंगे। अगर प्रधानमंत्री या बाकी बड़े नेता हमला कर रहे हैं इंडिया गठबंधन पे आम जनता के बीच जाकर के रैलियों के माध्यम से, तो आप भी तो जवाब वहीं पे देंगे ना, कि ट्विटर पे खाली देते रहेंगे जवाब? नहीं मानस जी, पहली चीज तो ये है ना
कि चाहे अखिलेश जी हो चाहे राहुल जी हो, ये बहुत पहले शुभारंभ कर चुके हैं। चाहे अखिलेश जी की साइकिल यात्रा हो, चाहे राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हो, तो जन संवाद तो हमने बहुत पहले से जारी कर रखा, लगातार चल रही है चर्चा। संगठन की बात करोगे, हम महीनों पहले से हमारे संगठन के कार्य चल रहे, समीक्षा चल रही, जमीन पे काम चल रहा, हमारा बूथ मैनेजमेंट से लेके सारा संगठन का काम, सारे फ्रंटलों का, हमारे जो एससी प्रकोष्ठ लगातार अपना काम कर रहा है। पिछड़ा वर्ग के जनवरी में सम्मेलन होके, दिसंबर से शुरू होके जनवरी तक सारे मंडलों के सम्मेलन हो चुके थे, सारे काम हो गए। तो देखिए दरअसल क्या है, कार्यकर्ता और प्लस इंडिया परिवार पूरी ताकत से लगा हुआ है। बौखलाहट आप यहाँ देखिए, बौखलाहट कहाँ से समझ में आती है। हमारे राघवेंद्र जी बड़ी बेहूदगी से कहने लगते हैं, तुम ये हारे, तुम वो हारे, तुम ऐसा हुआ। भैया तुम्हारा तो जीवन निकल गया पहली बात हारते हारते। अरे जनता ने जिता दिया है तो बदहजमी के शिकार क्यों हो रहे हो। दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं है कोई एक इलाका हो पिछड़ा और कोई लुटेरा उसमें आकर के मंदिर में पुजारी बन के बैठ जाए। कितने समय तक बैठा रहेगा भाई? अगर पुजारी बन के कुछ समय बैठा, लेकिन जनता की नजर में जिस दिन आ जाता है कि ये पुजारी के बेस में कोई पाखंडी बैठा है जिसका मूल उद्देश्य लोगों को लूटना है, तो वो ये कहे नहीं तुम लोग तो पहले मेरे यहाँ मंदिर में आते थे, चढ़ौती चढ़ाते थे, मेरी बात मानते थे, अब क्यों लाठियां लेके पीछे पड़े हो। तो जिस दिन जब जनता के सामने आ जाती है बात, तो वो बेनकाब हो जाता है। अब खिसियान देखिए, जैसे जितेंद्र वर्मा जी ने, जीतू भाई ने अपनी बात रखी कि समाजवादी सरकार में इतनी नौकरियां दी, राघवेंद्र जी को लगा कि अरे ये न्यूज 24 के माध्यम से जनता तक बात पहुंची जा रही, ये बीच में लगे चिल्लाने। अरे भैया ये कौन सा डाटा है कि तुम 80 करोड़ को गेहूं दे रहे हो? ये कौन सा डाटा है कि आपने आवास दे दिए? उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2018 से आप वेबसाइट नहीं खोल पाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो पंजीकृत हुए वही है। आप एक डाटा देकर हमने आयुष्मान में इतने लोगों का इलाज किया, केक कहता है आप 7 करोड़ मुर्दों का इलाज कर ले गए। काहे भैया मौत की सौदागरी यहां तक। तो जब लोगों को आपके सामने बताया जाता है तो कहां पर्ची आंकड़ा ले आए, चैनल पर झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने वाले को सारी दुनिया झूठी दिखती है। जनता के सामने जब आप कहते हो किसी ने कुछ नहीं किया, हर गांव में जो विद्यालय बना हुआ है वो कांग्रेस की देन है, हर गांव में जो अस्पताल बना हुआ है वो कांग्रेस की देन है। आपकी सरकार के पहले प्रत्येक गांव में बिजली थी, एक गांव में 10-20 लोग कनेक्शन करवाते थे, पूरे गांव में बिजली जाती थी, पूरा गांव बिजली का उपयोग करता था, तब बिजली सही मिल रही थी, घाटे में नहीं थी। आपने तो जानवरों के बारे में कनेक्शन करवा करके और प्राइवेटाइजेशन करके मोटी रकम वसूल ली, फिर भी रोते रहते हो, घाटे में हो। क्यों है? क्योंकि जनता का जो आपने लूटा है ना पैसा, जो अच्छे दिन आएंगे लोगों को बहकावे में ला ला के, तो अब वो जनता समझ रही है। लोगों को पहले लग रहा था अरे वो कहीं से आएगा, अब जनता को समझ में आया काला धन आएगा कहां से, क्योंकि काले लोग ये बात बोल रहे थे, जो दिल से काले हैं, सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है। जो रोजगार के लिए बेरोजगार युवा भटक रहे थे, अब जो सड़कों पे बेचारे किसानों के, मजदूरों के लड़के रात दिन दौड़ दौड़ के परेशान होते थे, अब भर्ती आएगी, हम जाकर के देश की सेवा करेंगे, कहीं कोई कुछ करेंगे, वो तो आप कर नहीं पाए। अब आपको यह लगता है कि टीवी चैनल पर बैठ करके चिल्लाने से या पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान के नाम पर आप किसी पार्टी के ऐसे को ले लोगे जो किसानों के नाम पर राजनीति तो करती रही लेकिन किसानों के हत्यारों के खिलाफ नहीं बोल पाए, तो क्या ऐसे भला नहीं होगा? राघवेंद्र जी अभी यहाँ चिल्लाना बंद करिए और पार्टी कार्यालय में जब बैठिए तो ये कहिए कि बहुत बुरी तरह फजीयत होने लगी है साहब, थोड़ा जनता के भी काम करिए, लोगों को भी कुछ लाभ दीजिए, समझ रहे हैं ना? अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अभी आप चिल्ला रहे हैं, अरे चिल्लाना बंद करिए, क्योंकि हम चिल्लाएंगे ना, हम चिल्लाएंगे तो कहीं नहीं चिल्लाओगे। अभी पुराना का मामले पे हम तो चिल्लाए हैं, अभी हमने अरुणाचल, अरे राहुल गांधी की बात करना तो आपकी पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है, गांधी परिवार की बात करना आपकी हैसियत नहीं है, आपके नेता की हैसियत नहीं है गांधी परिवार की बात करने की। राहुल गांधी अरे भाई चोरों के मुंह से घोटालों की बात, जो विश्व का सबसे कायर, सबसे भ्रष्ट और सबसे चोर आदमी की समर्थक हमें ईमानदारी की बात सिखाए। क्या बात हुआ? पीएम केयर्स हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है पीएम केयर्स फंड। दूसरी चीज, आप किस भ्रष्टाचार की बात करते हो भाई राघवेंद्र जी? बेहूदगी की बात है, बेशक नौकर की ईमानदारी की बात करते हो।
मतों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर ये चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, विजय उपाध्याय जी। नहीं मानस जी, मैं सुन नहीं पाया एक्चुअली, बीच में कोई प्रवक्ता बोल रहे थे तो मैं सुन मेरा नहीं सवाल ये था कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पहला कि मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, आपको लगता है कि आने वाले 1-2 चरणों में एक बार फिर जो मतों का ध्रुवीकरण होगा उत्तर प्रदेश में वो नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं दोनों ही तरफ से, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो बहुत ही तल्लीनता से सुन रहा था। 2 प्रवक्ता 3 बैठे हुए हैं और इतने ओजस्वी प्रवक्ता 2 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, ये तो मैं शायद पहली बार इन लोगों के साथ हूँ, तो मुझे मजा आ रहा था। इन लोगों की बहुत ही अच्छी डिबेट चल रही है, गंभीर किस्म की। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, चुनाव कैसा होगा ये तो पार्टियां ही बता पाएंगी। मीडिया का रोल थोड़ा कम हो गया है और जिस तरीके का चुनाव हो रहा है, जो लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, जनता भी महसूस कर रही है कि चुनाव का मिजाज क्या है, दिशा क्या है, दशा क्या है, किस तरीके की रणनीतियां पार्टियां अपना रही हैं, वो अपोजिशन को ही बताना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप इसके बारे में अगर जितेंद्र जी और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम नारायण जी से टिप्पणी ले लें तो ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जितेंद्र जी, बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करिए, डिबेट को मुझे क्लोज करना, वाइंड अप करूंगा मैं। जी देखिए, बिल्कुल ध्रुवीकरण है और एक तरफा ध्रुवीकरण है। नौजवान की कोई जाति नहीं होती। 7 साल पर्चा लीक होता रहा, कहीं कोई नौकरी का नामो निशान नहीं था। हर जाति का युवा वर्ग परेशान रहा, कहीं कोई नौकरी नहीं मिली, कहीं कोई रोजगार नहीं मिला। और एक तरफा ध्रुवीकरण विपक्ष, हालांकि पहले चरण के बाद धीरे साफ होने लगेगी, लेकिन आप सभी चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जी, विजय उपाध्याय जी, प्रेम नारायण पाल जी और जितेंद्र जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, पीलीभीत में ये एक बड़ी रैली हुई। उस रैली में इंडिया गठबंधन उनके निशाने पर और खासतौर से उन्हें तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए एक तरीके से इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कितना प्रभाव पड़ता है, मतदाता कितना प्रभावित होता है, तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। चलिए चर्चा पूरी समाप्त करते हैं, कल फिर किसी न विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।